हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सॉट एजुकेशन। मेरा नाम है अनवर, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का एक चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है इस वाले चैप्टर का, सबको पता रहता है कि ये कब पढ़ाएंगे सर, ये कब पढ़ाएंगे। तो लीजिए, चैप्टर आपके सामने है। पढ़ने से पहले अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना हम भी ग्रो करेंगे। और बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे हम हमारा एक्सॉट एजुकेशन का ऐप, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट होंगे, रिटन नोट्स होंगे और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी डाउट सेशंस भी लेगी। मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मतलब जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है कि भाई रिप्रोडक्शन मींस व्हाट, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म से और ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी रिप्रोडक्शन ही है, जो हमें लिविंग बनाता है। नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस अगर देखें तो रिप्रोडक्शन ही एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है। हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी, प्लांट्स में, एनिमल्स में। सेम वही क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने किया था, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। ये सब आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहली बात, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? डेफिनेशन तो भाई जरूरी है। सबसे पहला कि कोई भी चीज आप पढ़ने बैठे हैं तो वो है क्या, ये तो सबसे जरूरी बात है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, आप देखिए। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब क्या? अपनी तरह के नए इंडिविजुअल बनाना इज रिप्रोडक्शन। तो कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, यही चीज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में कि कैसे बनते हैं, हाउ, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? अपने जैसे नए नए और ऑर्गेनिजम्स बनाना। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, हमारे आगे बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी ह्यूमंस हैं, वो बड़े होते हैं, फिर आगे और बच्चे पैदा होते हैं। ये क्या है? ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक प्रोसेस है अपने जैसे नए नए इंडिविजुअल्स बनाना। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब फॉलो करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। बस क्या है, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन एक और सवाल, रिप्रोडक्शन है क्या? हमने तो देखा। रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए? रिप्रोडक्शन क्यों रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यही एक बड़ा सवाल है, व्हाई, क्यों। तो क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज। क्या समझे आप इस बात से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकें। हम ह्यूमन हैं, हमारी स्पीशीज क्या? ह्यूमन, ठीक है। हम रिप्रोडक्शन करते हैं, नए नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, हमारी प्रोजेनी आगे बढ़ती है, हमारी स्पीशीज आगे बढ़ती है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोई भी हो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, मतलब कुछ भी, पेड़ भी, ठीक है, अपने बच्चे पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सके, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात कि रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज। अपनी अपनी स्पीशीज हर कोई बढ़ाना चाहता है भाई। देखो कि दुनिया में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, हम ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। फर्दर देखते हैं, रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। एक क्या है? एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल।
ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपको जो है सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर्स में भी होता है, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिज्म जितने भी हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स भी हायर लेवल जो है, हायर लेवल प्लांट जो है ना, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है देखने के लिए। ये तो हो गई ब्रीफ में बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट मतलब क्या? देखो आपके पेरेंट्स है ना, मम्मी पापा, दो पेरेंट्स होते हैं सबके, मम्मी पापा मतलब दो इंक्लूड होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। मतलब एक जो सिंगल पेरेंट सेल है वो ही डिवाइड होके दो सेल बना देती है, या डिवाइड होके नया ऑफस्प्रिंग बना देती है, वो रिप्रोड्यूस कर लेती है अपने आप ही। उसी सेल में एबिलिटी है कि वो अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर लेगी, नया ऑफस्प्रिंग बना देगी, ठीक है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोला हमने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसकी एक खास बात क्या है? जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये देखें आप, यहां स्क्रीन पे लिखा हुआ ना आपके, जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये क्या है सर? तो जो एसेक्सुअल ऑफस्प्रिंग से जो भी बच्चे पैदा होते हैं, जो भी, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज सिंपल रख रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोड्यूस करके नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, नए जब बच्चे पैदा होते हैं उनके, तो वो जो होते हैं जेनेटिकली भी और फिजिकली भी, मतलब देखने में भी, और उनका जो जीन है, जो उनका डीएनए है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो भी, दोनों चीजें एकदम आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंट्स के। सिंगल पेरेंट होता है, एकदम आइडेंटिकल होती है। मतलब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आप क्या एकदम हूबहू अपने पापा या हूबहू अपनी मम्मी से मिलते हो? नहीं, कोई भी नहीं मिलता ना। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे होंगे, वो ऐसा तो नहीं एकदम डिट्टो हमारी ही कॉपी होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट सेल, मतलब अपने पेरेंट से एकदम आइडेंटिकल, हूबहू मैच करते हैं, डिट्टो, शक्ल सूरत में भी, मतलब फिजिकली भी और जेनेटिकली भी। जो भी उनका केमिकल कॉम्बिनेशन है, जीन्स है, वो भी सेम के सेम ऐसे ही कॉपी हो जाते हैं। ठीक, आई बात समझ में? इस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक, एक चीज और बताऊं आपको, जैसे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो भाई थोड़ा सा मम्मी से आती है कोई चीजें, थोड़ी पापा से आती हैं। तो जब दो अलग अलग चीजों से कोई चीज मिलके बनेगी तो वो उनसे सिमिलर कैसे होगी? उसमें तो दोनों की चीजें हो गई ना। ठीक है, अब एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट है, उसमें जितनी चीजें हैं वो बच्चे में आ गई। ठीक है, समझ आया? इजी हुआ ना थोड़ा? तो वही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। मैं इसको इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको एडवांटेज पूछ ले जाते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें आप क्या लिखोगे? क्योंकि वो जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो मैंने अभी बताया, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और दो पेरेंट्स भी कैसे होते हैं? एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। वो दोनों फ्यूज करते हैं, दोनों के गैमेट्स फ्यूज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है और फिर नया ऑफस्प्रिंग बनता है। कैसे होता है ये भी फर्दर इसी चैप्टर में हम जानेंगे, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। ठीक है, और फिर वही चीज के नो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब एकदम कोई आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नहीं होते। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, फर्दर हम आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फॉलो करते हैं। उसमें भी कुछ अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। कोई ऑर्गेनिज्म किसी तरह से रिप्रोड्यूस करता है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी और तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप क्या है? फिजन, इसको बोलते हैं फिजन। अगला है बडिंग, बड बनती है, वहां से अलग होती है। फर्दर अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहां मैं ब्रीफ बता रहा हूं। एक और टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बनते हैं, वहां पे रिप्रोडक्शन होता है वहां से। अगला है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स नया नया रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। सब बताऊंगा अभी एकदम इजी लैंग्वेज में और स्टेप बाय स्टेप। एक और तरीका है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का, उसको बोलते हैं रीजेनरेशन। एक लास्ट तरीका रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये कितने तरीके हो गए? छह टाइप हो गए एसेक्सुअल, मतलब 6 तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया जा सकता है जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। कौन कौन सा? फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इतनी बात समझ आई, अभी इनको फर्दर ही देखेंगे। थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप, प्लांट्स और एनिमल्स। सिंपल से हर चीज हम प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन, सॉरी एनिमल्स में भी हम ह्यूमन के रिगार्डिंग ही पढ़ते हैं, सारी चीजें ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं। तो प्लांट्स में देखेंगे और एनिमल्स में देखेंगे। प्लांट भी हायर प्लांट्स में देखेंगे और एनिमल्स में, ह्यूमंस में हम अपना रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, फर्दर। तो शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। व्हाट इज फिजन? मैं आपको बताता हूं फिजन क्या है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिजन यूनिसेलुलर। फिजन जो है, देखो 2 अलग अलग वर्ड होते हैं, कंफ्यूज मत होना। फ्यूजन अलग होता है और फिजन अलग होता है, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है? 2 अलग अलग चीजें जब आपस में मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। और फिजन क्या होता है? फिजन होते हैं एक चीज से 2 अलग अलग चीजें, मतलब टूटना, ब्रेक होना, उसको बोलते हैं फिजन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर ना? तो ये प्रोसेस किस चीज की है? फिजन की है। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, तो यहां पे भी ब्रेक हो रहा है ना, फिजन की प्रोसेस है। ये प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें फिजन की प्रोसेस होती है। बेसिकली क्या है? ये डिवाइडेशन ऑफ सेल है, मतलब एक सेल है, पेरेंट, मैंने देखो बताया ना अभी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होगा, मतलब एक सेल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो एक ही सेल होगी, क्लियर है ना? एक सेल है, उससे टूट के दूसरी सेल बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये बेसिकली सेल का डिवाइडेशन हो गया ना, सेल डिवीजन हो गया। बस बेसिकली फिजन में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। ये भी मेनली 2 तरह से होती है, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। इसको देखते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है। यहां देखें आप, ठीक, ये क्या है? ये अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये रहा अमीबा। ये फर्दर आप देखें, जैसे अमीबा से ऐसे सेल का डिविडेशन शुरू हुआ ना, यहां से देखो इस वाले डायग्राम में सेल डिवाइड होनी शुरू हो गई और ये डिवाइड होकर न्यूक्लियस दोनों के अलग अलग हो गए। इस सेल का ये न्यूक्लियस और इस वाली सेल का ये न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस अलग हो गए। और दोनों के न्यूक्लियस अलग हुए, फिर बाद में क्या है? सेल भी दोनों एक दूसरे से अलग हो गई और एक सेल से 2 सेल बन गई। एक सेल से 2 सेल बनना, बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाई का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। तो यहां से याद रखो, बाई मतलब 2। तो एक सेल से 2 सेल जहां बन जाएंगे, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, इनको डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल जहां बन जाएंगे उनको बोलेंगे बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन। नाम में ही है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो एक सिंगल सेल से डिवाइड होके, सेल डिवीजन होके बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो एक सिंगल न्यूक्लियस था, ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है। इसका एक सिंगल न्यूक्लियस था, सिंगल सेल थी। यहां पे ये फर्दर डिवाइड करना शुरू हुए, ये छोटे छोटे कितने सारे न्यूक्लियस बन गए, दिख रहे हैं। फर्दर और डिवाइड किए, ये ग्रो कर गए, ये पूरी पूरी सेल बन गई अंदर, और ये फिर यहां से ऐसे रिलीज हो गए, फट गया और ये रिलीज हो गए। मतलब जितने भी न्यूक्लियस डिवाइड हुए थे उतने ही नंबर ऑफ सेल्स बन गए, उतने ही नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हो गए। मतलब क्या? मल्टीपल फिजन हुआ, बहुत सारे बन गए। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नाम में देख लो आप, बाई मतलब 2, बाइनरी फिजन मतलब एक सेल से 2 सेल बनेगी, मल्टीपल फिजन में एक सेल से बहुत सारी सेल बनेगी। क्लियर है? सिंपल, ठीक। होता क्या है? ये बेसिकली डिविडेशन ऑफ सेल है, सेल डिवीजन ही है जो हम देखते आए हैं अभी तक। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में भी आप पढ़ के आए होंगे, सेल का डिवाइड होना, सेम सिमिलर वही फंक्शन होता है यहां भी, ठीक। ये तो हो गई प्रोसेस फिजन की। नेक्स्ट हमारा क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरी प्रोसेस थी बडिंग की, ठीक है। बडिंग क्या होता है? डिवाइडेशन ऑफ सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड। समझ आया?
सिंपल, क्लियर हो गया ना, खुद ही पढ़ने से ही क्लियर हो गया कि सेल का डिवाइड होना बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड। मतलब बड क्या होता है, छोटी सी कली, कली को बड कहते हैं ना। मतलब सेल का डिवाइड होना बड के फॉर्मेशन से। मतलब क्या है कि पहले बड बनेगी फिर सेल डिवाइड हो जाएगी। कैसे होता है वो आगे देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप, ये क्या है, ये हाइड्रा का डायग्राम है। दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइड्रा। यहां से आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा, मैं देखो आपको मार्क करके दिखाता हूं, ये छोटा सा बम्प यहां पे बना हाइड्रा में साइड से, यही होती है बड। बड बनी ना, छोटी सी कली, छोटा सा बम्प आया, तो बड का फॉर्मेशन हुआ। डिवाइडेशन ऑफ सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड। तो यहाँ पे बड का फॉर्मेशन हुआ, यही फर्दर बड क्या कर गई, थोड़ी और ग्रो करी, ठीक है, हाइड्रा से अटैच है अभी, फिर इसमें और ग्रो करे, इसके भी टेंटिकल्स आ गए हाइड्रा की तरह, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, टेंटिकल्स, ठीक। फिर जब ये बहुत बड़ी हो गई भाई, अब वजन नहीं झेला जा रहा, तो ये टूट के क्या हो गई, हाइड्रा से अलग हो गई और ये नया ऑफस्प्रिंग बन गया, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये नया ऑफस्प्रिंग बन गया। तो सेल का डिवाइड होना बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड, सिंपल है। हाइड्रा क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा यूनिसेलुलर नहीं है। तो बडिंग कहां होती है, हाइड्रा में जनरली देखने को मिलती है। तो ये बडिंग की प्रोसेस होती है। आपको हुआ क्लियर कि हम अभी देखा था फिजन में क्या हो रहा था, और बडिंग में भी सेल का डिवाइडेशन ही है, लेकिन क्या, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड। फाइन। अगला हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। थोड़ा नाम में देखो ना, स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या, स्पोर बन रहे होंगे। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, डायग्राम में देखने से क्या होता है ना, एकदम हमारे दिमाग में जो हम इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, उसको क्या है, एकदम एक पिक्चर मिल जाती है। जैसे डायग्राम देखते कि अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वही है, देखो यहाँ पर ये राइजोपस का प्लांट है, ठीक। इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं आपको, इसका देखो प्रोसेस ऐसे होता है। राइजोपस टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, हवा में है, ये हमारे चारों तरफ हवा में भर भर के हैं, ठीक है, हमें नहीं दिखते आंखों से, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं बहुत जूम करके। तो ये हवा में है चारों तरफ, हमें नहीं दिखते। यहाँ एक स्क्रीन पर आपके पॉइंट फ्लैश हो रहा होगा कि ग्रोज ऑन डीकेइंग मटेरियल। डीकेइंग मतलब जो सड़ने लगती हैं चीजें, वहां पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हवा में बहुत सारे स्पोर्स हैं, हवा में है, हमें नहीं दिख रहे। घर पे रोटी या ब्रेड वगैरह जो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ी हुई है, वो सड़ने लगती है, डीके होने लगती है, ठीक है। तो जहां भी इनको डीके वाली चीज दिखती है, डीकेइंग मटेरियल दिखता है, सड़ता हुआ मटेरियल दिखता है, वहीं जाके ये स्पोर अपना घर बसा लेते हैं। आई बात समझ में? स्पोर हवा में है चारों तरफ, जहां भी डीकेइंग मटेरियल मिलेगा ये वहां जाके अपना घर बसा लेते हैं, वहां ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। और ये ग्रो करके ये मोल्ड्स बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे देख रहे हो, ये बड़े बड़े, ये क्या है, ये मोल्ड्स हैं, जिनको हम फफूंद बोलते हैं। देखा ब्रेड पे देखते हैं, कहते हैं फफूंद आ गई। फिर कुछ दिन और अगर रखे रहोगे तो वो फफूंद भी ग्रो करने लगती है, ठीक है। ये वही है, ये बड़े बड़े बर्ड्स, ये फॉर्मेशन हो गया इनका। और फिर ये क्या करते हैं, यहां से फट जाते हैं। ये वाला देख रहे हो डायग्राम आप, यहां से ये फट गए और फिर से हवा में रिलीज हो गए स्पोर्स, वही छोटे छोटे स्पोर्स। स्पोर का फॉर्मेशन हुआ और ये फट गए, फिर से हवा में रिलीज होगा। अभी ये फिर हवा में घूम रहे हैं, जहां कहीं अगला इनको दिखा इधर डिकेइंग मटेरियल है भैया, फिर से जाके वहीं बैठ जाएंगे और वहां पे ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रोसेस है ना, नए ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, नया ग्रो कर रही है चीजें, वहां से निकल रहा है, दूसरी जगह बैठ रहे हैं, वहां से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या प्रोसेस हुई, ये भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में राइजोपस जो है हमारा, ठीक है, ये क्या है, फंगस है एक, ये ग्रो करती है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से स्पोर बना के। स्पोर छोटे छोटे स्पोर जो हवा में ये छोड़ देती हैं और जहां भी डिकेइंग मटेरियल दिखता है वहां बैठ के ग्रो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहीं पर, जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया हुआ भी है पिछले लेक्चर्स में, अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने पढ़ाया है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो मिस मत करना। मैंने बार बार जोर देके पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस क्या है कि आप और हम इंगेज होने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि एक आपको भी ऐसे फील आना चाहिए ना, इंगेज, कि हाँ इंगेज हो जाएं आप भी यहाँ पे। तो कमेंट करके फटाफट बताइए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सड़े गले हुए मटेरियल पे सरवाइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई स्पोर फॉर्मेशन की। फर्दर आते हैं, अगला हमारा है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशंस का मतलब होता है कि डिवाइड हो जाते हैं ये फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, और वहां से फिर ग्रो कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, जैसे देखते आ रहे हैं ना, फिजन में 1 से 2 बन गए, उसके बाद बडिंग देखी, बड ग्रो हुई, टूट के अलग हो गई, 2 हो गई, स्पोर फॉर्मेशन हुए, बहुत सारे स्पोर बने, फूट गए, निकल आए, यहाँ फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। प्रोसेस वही है, एक चीज से, मतलब एक पेरेंट से रिप्रोड्यूस होके नए नए ऑफस्प्रिंग्स बनना, प्रोसेस वही है, एक चीज से दूसरी बनना, एक से दूसरा बनना, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रेगमेंट्स के थ्रू प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं ये देखते हैं यहाँ पर, ये डायग्राम देख रहे हैं ना आप, ये स्पायरोगैरा का डायग्राम है, इसको स्पायरोगैरा बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको, ये पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक ट्यूब दिख रहा है, इसमें बहुत सारे सेल हैं, ठीक। ये क्या है, कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, कहीं से भी टूट जाएगा, कहीं से भी टूट गया और फ्रेगमेंट्स में डेवलप हो गया। जैसे ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये दूसरा फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये अलग अलग टूट के ये तीसरा फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट बोलते हैं, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना आपका, डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स, तो स्पायरोगैरा जो होते हैं वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यहां देख रहे हो ना आप, ये फ्रेगमेंट बन गए, एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट, ठीक है, कहीं से भी टूट गए, बीच में कहीं से भी टूट गए, वही हिस्सा फ्रेगमेंट बन गया। अब क्या है कि जो ये फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन फ्रेगमेंट्स से ये पूरा नया फिर से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक पूरा स्पायरोगैरा, इस वाले से एक पूरा स्पायरोगैरा बन जाएगा, इस एक फ्रेगमेंट से ये पूरा स्पायरोगैरा फिर से बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा समझने में फिर से समझाऊं, आसानी होगी, ठीक है। ये देखो, एक स्पायरोगैरा था, उससे फ्रेगमेंट्स टूटे, ठीक है, बन गए 3-4 फ्रेगमेंट बने, उन फ्रेगमेंट से फिर एक पूरा स्पायरोगैरा बन गया। मतलब ये क्या प्रोसेस थी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी ना, एक से बने ऑफस्प्रिंग, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, फिर वो पूरे बड़े हो जाते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं आगे, ठीक है, वैसे ही ये था प्रोसेस। अब ये पूरा स्पायरोगैरा बन गया, ये भी फर्दर कभी फ्रेगमेंट्स में टूटेगा मैच्योर होने के बाद, और ये फिर से वो फ्रेगमेंट फिर से एक स्पायरोगैरा बना लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कहलाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगला है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या, वर्ड से ही आप समझो, रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से जनरेट हो जाना। वैसा ही कुछ यहां देखने को मिलता है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म है प्लैनेरिया। पिछली वीडियो जाकर के देखो, मैं पढ़ा रहा था जब आपको किंगडम निडेरिया, ठीक है, वहां पे एग्जांपल मैंने दिया था प्लैनेरिया का। ये जो एनिमल है ये किंगडम निडेरिया से आता है, ठीक है, सॉरी फाइलम निडेरिया से आता है। किंगडम एनिमेलिया में, फाइलम निडेरिया में आपको पढ़ाया है मैंने पिछली वीडियो में। तो ये एनिमल है प्लैनेरिया। ये क्या है, ये रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देखो, ये प्लैनेरिया है, यहां से कट हो गया, ठीक है, यहां से एक कट हो गया, ये एक कट यहां से हो गया, ठीक है, ये 3 अलग अलग हिस्सों में कट हो गया। ये इसका ऊपर का हिस्सा रह गया, ये मिडिल वाला, ये नीचे, ये 3 अलग अलग हिस्सों में कट हो गया। फिर ये क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा। रीजनरेट मतलब अपना जो भी हिस्सा इसका अलग हुआ है उसको रीजनरेट करके एक पूरा प्लैनेरिया बना देगा, ठीक है। यहां पर ऊपर वाला हिस्सा था, तो नीचे वाला हिस्सा रीजनरेट हो जाएगा और क्या बनेगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। यहां पर बीच वाला हिस्सा था, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा रीजनरेट हो जाएगा, पूरा एक प्लैनेरिया बन जाएगा, ठीक है। यहां सिर्फ नीचे वाला हिस्सा था, इसके पास कट गया था, तो ऊपर वाला हिस्सा इसका जर्मिनेट हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा और एक नया प्लैनेरिया बन जाएगा। तो ठीक है, ये था रीजनरेशन। अब आप कहोगे सर फ्रेगमेंटेशन में भी तो ऐसा ही था, इसीलिए मैंने इसको दोनों को बराबर बराबर एक पेज पे रखा है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा सारी चीजें, कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी चीज में। आप कहोगे सर फ्रेगमेंटेशन भी तो ऐसा ही था, फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा ही कहीं से भी कट हो जा रहा था और क्या बोलते हैं उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था, तो इसको भी रीजनरेशन बोल सकते हैं। नहीं, रीजनरेशन की प्रोसेस तो है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है वो बताता हूं आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। प्लैनेरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, रीजनरेशन के बारे में क्या लिखा है, कैन रीजनरेट ओनली फ्रॉम सर्टेन बॉडी पार्ट्स। मतलब क्या है कि ये रीजनरेट तो कर सकता है लेकिन कुछ कुछ बॉडी पार्ट से, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी काट दोगे तो रीजनरेट कर जाएगा। आई बात समझ में। एक एग्जांपल दूं आपको बहुत अच्छा सा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा।
छिपकली को देखा होगा हमने, जब हम छिपकली को ऐसे मारने के लिए दौड़ते हैं तो कभी कभी छिपकली अपनी पूंछ अलग कर देती है, ठीक है, और भाग जाती है। तो वहां पर कुछ दिन के बाद आप वही छिपकली को अगर देखेंगे तो फिर से एक वहां पर उसकी पूंछ जर्मिनेट होने लगती, बनने लगती है। वो क्या है? वो रीजेनरेशन है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि जो पूंछ अलग हो गई थी, जो गिर गई जमीन पे, उस पूंछ से छिपकली बन जाएगी, नहीं, वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूंछ में जो है ना वो रीजेनरेशन की पावर नहीं है। छिपकली के अंदर रीजेनरेशन की पावर है, तो वो अपनी पूंछ बना लेती है। आई बात समझ में? दो अलग अलग पार्ट, मतलब हर पार्ट में, हर बॉडी के पार्ट में रीजेनरेशन की पावर नहीं है, ठीक है। प्लेनेरिया को आप एक स्पेसिफिक जगह से कट करोगे, कुछ ही सेल्स ऐसे हैं जो रीजनरेट कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से आप ऐसा छोटू सा हिस्सा नीचे से निकाल लोगे तो फिर ये रीजनरेट कर जाएगा, नहीं। जो सेल रीजनरेट करने की पावर रखता होगा, अगर वहां से कट किया है तो रीजनरेट कर जाएगा। तो इसीलिए रीजनरेशन एक अलग कैटेगरी है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या है? आप कहीं से भी कट कर दो, कहीं से भी तोड़ दो इनको, कहीं से भी कट हो जाएगा, तो ये एक नया नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। आई बात समझ? क्लियर हुआ? कंफ्यूजन खत्म एकदम? बिल्कुल, बस कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। अगला हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था, अभी आप कहोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल में प्लांट्स कैसे आ गए? वही, फिर से वही, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। ये क्वेश्चन भी आपका मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक चीज और बोली थी कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स। यहाँ पे देखो क्लियर करता हूं मैं एक चीज, बिल्कुल। प्लांट के बेटा दो पार्ट होते हैं, किसी भी प्लांट के दो पार्ट होते हैं। कोई भी प्लांट ले लो आप, कोई भी XYZ, आपके घर में गमला रखा हुआ, उसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? फ्लावर आता है हमारा, ठीक, और सीड आते हैं, सीड, बीज और फ्लावर, ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एक होता है प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? रूट, स्टेम और हमारी लीव्स, ठीक है। रूट हो गई, स्टेम्स हो गई, लीव हो गई, ये सारे क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब क्या है कि कुछ प्लांट्स बेटा, ठीक है, कुछ प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट के, वही रिप्रोडक्शन के लिए बने हुए हैं। फ्लावर हो गया, सीड हो गया, इसको हम सेक्सुअल में पढ़ेंगे, ठीक है, हायर प्लांट्स में। बस बताने के लिए मैंने यहां पे बताया आपको। लेकिन कुछ प्लांट्स बेटा क्या करते हैं कि जो उनका वेजिटेटिव पार्ट है, लीव, स्टेम, रूट, वहां से भी रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। तो कहां से? रूट से, स्टेम से, लीव से। यही, इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई बात समझ में? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट अगर रिप्रोड्यूस कर देते हैं तो उनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं हम देखते हैं उसको फर्दर आगे। ये क्या है? स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, ये क्या है? आलू है ये ना, सबने देखा है, पोटैटो, आलू। ये बेसिकली क्या होता है? आलू बेटा क्या होता है? आलू जमीन के अंदर तो होता है, लेकिन ये जड़ नहीं है, रूट नहीं है। जमीन के अंदर ये एक तरह का स्टेम है, तना है, ठीक है। आलू क्या है? पोटैटो क्या है? स्टेम है। तो स्टेम क्या, वैसे तो वेजिटेटिव पार्ट होता है किसी प्लांट का। तो जब स्टेम से नया आलू बन गया तो मतलब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट जब रिप्रोड्यूस करने लगते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम है, आलू स्टेम है, और ये क्या है? ये रूट्स है। ये क्या है बेटा? ये स्वीट पोटैटो है, ठीक है, शकरकंद जिसको बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। ये भी जमीन के अंदर होता है, ये भी स्वीट पोटैटो है, वो पोटैटो है, दोनों जमीन के अंदर होते हैं। फिर आप कहोगे सर ये अलग अलग कैसे हो गए? फिर एक नया कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं। पोटैटो को स्टेम क्यों बोलते हैं और स्वीट पोटैटो को रूट क्यों बोलते हैं? दोनों जमीन के अंदर लगते हैं और दोनों एक ही तरह के देखते हैं। तो देखो बेटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं। देखो ये वाला डायग्राम मैंने इसीलिए इधर दिखाया है आपको। आलू को कभी देखा ना, जब बहुत दिन तक रखा रहता है, पुराना हो जाता है, तो ये बड निकलने लगती है आलू की, ठीक है। ये बड निकल रही है। ये बड बेसिकली क्या है? ये लीव्स हैं, ठीक है, पत्ते हैं। तो पत्ते बेटा कभी जड़ पे नहीं आते हैं, पत्ते कहां से निकलते हैं? स्टेम से निकलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इसीलिए आलू क्या है? स्टेम है। ये जो बड्स आने लगती है ना ग्रीन ग्रीन कलर की,
ये असल में होता कि आप कुछ दिन और छोड़ दोगे इस आलू को तो ये ग्रीन ग्रीन हल्की हल्की लीव्स आपको दिखने लगेंगी। तो वही है, ये ग्रीन लीव्स हैं। तो मतलब क्या है, पत्ते कहां पर लगते हैं? स्टेम पे लगते हैं। रूट्स में तो लगते नहीं है, जड़ों में तो पत्ते लगते नहीं है, इसीलिए पोटैटो क्या है? स्टेम है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना क्यों स्टेम है? अच्छा, ये स्वीट पोटैटो रूट क्यों है? अब ये भी देख लो। अब आप ये इसके डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहे रूट हेयर्स दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में आपको, ये बहुत सारे रूट हेयर्स दिख रहे हैं। रूट हेयर्स कहां होते हैं? रूट्स पे होते हैं। तो स्वीट पोटैटो क्या हुआ? रूट्स हुआ। क्लियर है? कितना सिंपल सा है। स्वीट पोटैटो रूट क्यों है? क्योंकि उसमें रूट हेयर्स आते हैं, उधर बड करके लीव्स नहीं आती, बडिंग होके लीव्स नहीं आती। बेसिकली स्वीट पोटैटो क्या है? रूट्स का स्वेलन फॉर्म है, मतलब स्वेल करके वहां पे इकट्ठा हो गया फूड पार्टिकल्स, वो क्या स्वीट पोटैटो बन गया, उसको हम निकाल लेते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम हो गया और रूट्स हो गया, इनका कंफ्यूजन दूर हुआ। ठीक, आलू जो है वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिखाता है, स्वीट पोटैटो से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, रूट्स जर्मिनेट कर लेती हैं। अगला है लीव्स। लीव्स में ये आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली ब्रायोफाइटा की लीव है। ब्रायोफाइटा एक प्लांट का नाम है, उसकी पत्ती है। यहां पे आप देख रहे हो ना, पत्ती के ही किनार किनार से छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं और नीचे रूट्स आ गई। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग सा है ना ये पूरी लाइन आप देख रहे हो, ये पत्ती से ही पत्ती निकल आई है, मतलब लीव्स ही जर्मिनेट कर रहे हैं, लीव्स ही रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट बना दे रहे हैं। मतलब लीव वैसे है क्या? वेजिटेटिव पार्ट है ना किसी प्लांट का, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे रूट्स आ गई, एक पूरा नया प्लांट बन गया। इन्हीं को आप अगर रख देंगे जमीन में तो ये फिर प्लांट बन जाएंगे, इनकी पत्तियां, फिर पत्तियों से ही नए प्लांट बनेंगे। ठीक है, तो ये बात थी बेटे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। ठीक, हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने देखा फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और ये क्या देखा हमने? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतनी तो बात हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सारी मैंने कंफ्यूजन वैसे तो दूर की है आपकी, कोई भी डाउट लगता हो तो फौरन कमेंट कीजिए। पिछली वीडियोस जाकर के देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोस मिस ना कर पाए। अगली क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहां पे मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं और कैसे उनके गैमीट्स फ्यूज करते हैं, कैसे प्रोसेस चलती है, कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट, कैसे फ्लावर्स आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी होने वाली है वहां पर, तो मिस मत करना ये वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।